हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th टर्म 1 में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो टर्म 1 में आपके मैथ्स के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर के फार्मूले का मैं डिटेल में यहाँ पे आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला। तो कम से कम एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख के जाएं, ताकि आपको फार्मूले से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर में फार्मूला जो यूज होगा वो तो अध्ययन करेंगे, उससे पहले जो क्लास 10th लेवल में जो बेसिक फार्मूले यूज होते हैं उनको भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला में एल्जेब्रिक फार्मूले की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्जेब्रिक फार्मूले आपके चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो ये आप सब जानते भी हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा इससे आपको एक साथ पूरे फार्मूले का। पहला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको ज़रूरत के अनुसार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। आप इस फार्मूले को चाहो तो ए माइनस बी और फिर बाद में ए प्लस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2, 2 × 3 या 3 × 2 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगला जो फार्मूला आपका है फोर्थ नंबर का, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दो फार्मूले होते हैं। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की ज़रूरत होता आप ये लेंगे, अगर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab की ज़रूरत हो तो आप ये फार्मूला लेंगे। ये दोनों किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिफ्थ फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस का क्या है 2ca। सेवेंथ नंबर फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये है आपका ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी सिक्स था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। इन दोनों फार्मूले में आप चाहो तो यहाँ पे 2 बाहर कॉमन करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कहीं कहीं आप इस तरीके से भी लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे सेवेंथ फार्मूला। सातवां फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। नेक्स्ट है आठवां फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, कहते हैं इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ए प्लस बी के होल क्यूब में सारे वैल्यू ए प्लस पॉजिटिव में है, इसी का सारा निगेटिव ले लेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। नौवां फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट फार्मूला जो है आपका 10th नंबर का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके एल्जेब्रिक फार्मूले थे। कम से कम इतने एल्जेब्रिक से रिलेटेड आपको ये फार्मूले सारे लर्न होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर बेस्ड फार्मूले, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके सिलेबस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप जानते हैं अगर ए टू द पावर m है तो यहाँ पे ये जो नीचे इसे बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर m है इसे एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स इन नामों से जानते हैं इसको। यानी नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं और इंडेक्स। तो इससे रिलेटेड हम फार्मूला देखेंगे। पहला है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n हो तो ए टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरा फार्मूला है ए टू दी पावर m डिवाइड बाई ए टू दी पावर n हो तो जब डिवाइड होता है बेस सेम होता है पावर सब्ट्रैक्ट, यानी ए टू दी पावर m माइनस n। इसी फार्मूले को ऐसे भी दिया हो सकता है ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर n, क्योंकि डिवाइड का मतलब ऐसे फ्रैक्शन होता है, तो ये भी वही होगा ए टू दी पावर m माइनस n। नेक्स्ट है आपका ए टू दी पावर कहीं जीरो है तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ए टू दी पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है ए टू दी पावर m, उस पर पावर n हो तो आपस में मल्टीप्लाई पावर हो जाता है, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा m इंटू एन। नेक्स्ट फार्मूले की अगर बात करें तो ये आपका है ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n। अब क्या है, आपका बेस अलग है लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए इंटू बी टू दी पावर m, यानी इन्हें ब्रैकेट में लिख के पावर एक बार ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 वाला
ए टू द पावर एम डिवाइड बाई बी टू द पावर एम, या ए टू द पावर एम बाई बी टू द पावर एम है, यानी कि बेस अलग लेकिन पावर सेम है, तो ए बाई बी टू द पावर क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर फार्मूला, अंडर रूट ए की जो वैल्यू होता है ए टू द पावर 1/2, अगर अंडर रूट ए को पावर के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत होगा ए टू द पावर 1/2, वैसे इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ ए, तो क्यूब रूट ऑफ ए है तो ए टू द पावर 1/3, यानी जितना रूट कहेगा, जैसे nth रूट ऑफ ए होगा तो ए टू द पावर n/n, यानी जितना रूट निकालना होता है वो पावर में आ जाता है। यही रीजन है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये क्या हो जाता है ए, यानी कि जैसे अंडर रूट 2 का हम अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाता है 2, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है 1/0 की जो वैल्यू होता है 0 हो जाएगा, यानी 1/0 यानी कि 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर कहीं आपको इस तरीके का फॉर्म मिल गया 0/1, तो ये आपका होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। तो ये थे आपके बेसिक फार्मूले। अब हम चैप्टर वाइज, यानी जो जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में है, चैप्टर वाइज एक एक फार्मूले को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट अर्थात रियल नंबर पे। तो जो आपका सबसे पहले ही स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से आपके चैप्टर नंबर 1 से आएगा रियल नंबर, और ये टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है एक एक करके ध्यान से देखेंगे। पहला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड आल्सो को प्राइम इज कॉल्ड रैशनल नंबर। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जो एक ही किसी अन्य नंबर से डिविजिबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम। तो इसके रैशनल नंबर के एग्जांपल आपके 1/2, 5, 0, क्योंकि 0 के नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, 5 के नीचे 1 लिख सकते हो, ये सारे क्या हो जाएंगे p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, ये रैशनल नंबर का आपका एग्जाम्पल है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको यूज होने वाला है वो एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड फार्मूला, यानी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर कहीं आपको दो नंबर है, उन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका फार्मूला मेन है, इससे आप 2-4 फार्मूले बना सकते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की जगह पे कहीं कहीं आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब तो यही हुआ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों आपका एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपको इन दोनों में से किसी एक टर्म की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ को इसके नीचे भेज देंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा और एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप ये फार्मूला समझ लिए होंगे। और जो इससे लास्ट जो टॉपिक आपसे पूछेगा इस चैप्टर में, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होता है, उसका क्या कंडीशन होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एक और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई रैशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। इन सारे टर्म को देखते हैं, 2 टू द पावर n क्या होता है, 5 टू द पावर m, और ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। आप जानते हो किसी भी रैशनल नंबर का ही हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जितना भी लिखा गया ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और ये सारे रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 2 टू द पावर n के फॉर्म का है, मतलब 2 पे घात 1 है। ये देख रहे हैं तो 2 इंटू 5 के फॉर्म का है। 20 की बात करें 2 टू ज़ा 4 यानी 2 टू द पावर 4, और 4 5 ज़ा 20, तो ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 10 इंटू 10 इंटू 2, यानी 10 जा क्या हो जाएगा 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और पहले से 2 है। तो अगर इसे पावर के फॉर्म में बदलेंगे, हम डिनोमिनेटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको न्यूमिनेटर में कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम 4 भी लिख दें, यहाँ पे 8 भी लिख दें, तब भी ये क्या होगा आपका, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए
अगर बात करें 2 3 बार आया तो 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 3, और 5 2 बार आया है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही हो गया, जो कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर के m का है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जैसे ये आपका है, तो 2 से अगर 1 में हम डिवाइड करते हैं तो जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 8 10 हो जाएगा, 2 5 10। तो टर्मिनेटिंग का मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझा है, मैं ये यहाँ पे फार्मूला रिवीजन हो रहा है, फिर भी मैं पूरे डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर से इतने ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 15 बताइए 1/15 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 5 इंटू 3, तो 5 का पावर तो आ जा रहा है लेकिन 3 भी आ जा रहा है, तो 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर m को छोड़ के अगर कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सेकेंड यूनिट आपका हो जाएगा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 है। ये सारे मैं जो चैप्टर काउंट में जो चैप्टर बता रहा हूँ एनसीईआरटी से, हो सकता है अलग बुक में अलग हो, मैं एनसीईआरटी से चैप्टर बता रहा हूँ, लेकिन चाहे बुक कोई भी हो आपका फार्मूला सब में सेम ही होगा। तो चैप्टर 2 आपका जैसा आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिए, 4x प्लस वाई, 7y स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, 9x माइनस 2x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y etc। ये सारे आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ आप एक कंडीशन याद रखेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि पॉलिनोमियल आपसे पूछ लिया जाए क्या अंडर रूट एक्स आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसका पावर 1/2। और क्या नियम होता है कि जो पावर होता है इसका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है। 1/x होगा कि नहीं, 1/x प्लस एक्स पॉलिनोमियल होगा या नहीं, तो आप बोल दोगे नो। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर अगर 1/x से ऊपर जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो यही रीजन है, फ्रैक्शनल जो नंबर आ जाएंगे अगर, तो वो भी बोल देंगे कि वो क्या नहीं है, आपका रैशनल नहीं है, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है। आपसे अगर पूछें अंडर रूट 2x प्लस वाई बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट में हमको डिजिट से कोई लेना देना नहीं, तो वेरिएबल से मतलब होता है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट पहले से समझे होंगे, फिर भी मैं बता दिया यहाँ पे। दूसरा जो टॉपिक आपका आएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो किसी पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जो उस वैल्यू में रखने पे जीरो प्राप्त हो जाए उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर लिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ गया -1। तो यही x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, जीरो। हम चेक करते हैं कि क्या जीरो है या नहीं। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है और +2, तो 2 बन जाए -2 + 2 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, जीरो। तो आप समझ गए, नाम ही है इसका जीरो, यानी किसी पॉलिनोमियल वेरिएबल का वह वैल्यू होता है जो उसमें रखने पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है जीरो का। और निकालते कैसे हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके निकाल लेते हैं उसके जीरोज। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चूंकि आपको अपने चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये भी समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स is px equals to ax square plus bx plus c where a b and c are real numbers। यानी कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका जो फॉर्म होता है इस तरीके का, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपका, ठीक है। तो अगर इस तरीके का मतलब px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे दो फार्मूले यूज होते हैं। पहला, एक चीज और याद रखेंगे कि देयर आर टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। किसी भी पॉलिनोमियल को ये है, अगर वो हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका एक जीरो होगा, पावर 2 है तो उसका 2 जीरो होगा, पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें दो जीरोज होते हैं जिसको अल्फा और हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसमें दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज,
क्या होता है वो सम ऑफ जीरोज, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो, चूँकि इसके दो जीरो अल्फ़ा और बीटा लेते हैं, तो यही रीज़न है कि हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देखें तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, और माइनस पहले से, तो ये हो जाता है माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अगर इस तरीके से याद रखना चाहें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो फार्मूला इसमें यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो चूंकि दो जीरो अल्फा और बीटा होते हैं, और क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी बताया था पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है, ए है। तो ये फार्मूला आपका हो जाता है। तो टोटल इतने कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और लीनियर कब बोलते हैं, जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, हम फार्मूला रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, जहाँ पे आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आपकी चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के फॉर्म के होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो जाएगा, आपसे पूछा जाए 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों को आप क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके के फॉर्म का होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने अभी बताया ए बी और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होंगे, आपके कोफिशिएंट होंगे। तो इस तरीके का कोई इक्वेशंस होता है, उसमें 3 कंडीशंस अप्लाई होते हैं। उन तीनों कंडीशन को एक एक करके देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। यानी ये आपके दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं तो क्या क्या कंडीशन आ सकता है, देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन बनता है उसे हम कहते हैं, यदि आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आए, यानी इन दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट कंपेयर करें, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ जाए, तो चूंकि दो लाइन है, ये आपके दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशन से दो लाइन बनेंगे। क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना रहता है, इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि लाइन किस प्रकार की है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड होंगी या पैरेलल होंगी। तो आप रेशियो उनके कोफिशिएंट का निकालेंगे और उससे बताएंगे। तो जब ये वाला कंडीशन आएगा तो बोलेंगे टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि दो लाइन जो जा रही है, एक इस तरीके का जाएगा, दूसरा इस तरीके, यानी कहीं न कहीं किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस तरह के इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। और एक और को इससे रिलेटेड पूछता है कि ये कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। तो ए वाला कंडीशन आएगा तो हम कहेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है। क्या क्या समझ ली, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। ये तो आपकी ग्राफिकली हो गई। और एल्जेब्रिक की बात करें तो हम कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये दोनों जो लाइंस होंगे कंसिस्टेंट होंगे। दूसरा रेशियो अगर आएगा, अगर कि कहीं इस तरीके का कंडीशन आ गया कि दोनों लाइन के जो कोफिशिएंट है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ गए, तो हम कहेंगे ग्राफ ऑफ द बोथ इक्वेशन कॉन्साइड। मतलब कि एक लाइन इस तरीके से गया, दूसरा लाइन भी सेम इसी के ऊपर से जाएगा, इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस होंगे, ठीक है। ठीक है, कोलिनियर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। ये भी कंडीशन जो आएगा ये बोलेंगे कंसिस्टेंट है। और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इस तरह के इक्वेशन के हजारों आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, मिल सकता है। तीसरा और लास्ट जो कंडीशन आता है कोफिशिएंट में, वो क्या है बाबू, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों तो सेम आएगा लेकिन जो c1 और c2 का रेशियो आएगा इन दोनों से अलग होगा।
तो हम इसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक लाइन इस तरीके से जा रहा है, दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों को कभी भी आपस में टच करते हुए आप नहीं पाएंगे, ये पैरेलल्स होगी। तो पैरेलल लाइन जानते ही हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। और ग्राफिकली की बात तो हो गई, और एल्जेब्रिक में हम क्या कहेंगे, इस तरह के लाइन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, और ये कंडीशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इसे क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। इन सब का पीडीएफ नोट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और इस चैप्टर में आपको सॉल्यूशन करने के 2-3 मेथड मिलेंगे। तो मेथड तो आप पढ़ेंगे ही कि कौन कौन सा मेथड होता है। तो ग्राफिकली का तो एक ही मेथड होता है, टेबल बना के सॉल्व करना, लेकिन एल्जेब्रिक के 2-3 मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है इलिमिनेशन मेथड, फिर क्या होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये सब मेथड्स होते हैं, वो मेथड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तब समझ आएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, और अन्य जो फार्मूले इसमें यूज होते हैं, स्पीड इक्वस टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी एस इक्वस टू डी बाई टी, ये यूज होता है। अगर कहीं आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने की ज़रूरत हो, तो जो क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में दिया होगा उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो वो क्वांटिटी किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। इसी के जस्ट अपोजिट, अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हो, उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इसका जस्ट अपोजिट 5/18 है तो मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, तो 18/5 से आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का टोटल कॉन्सेप्ट। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी हर एक चैप्टर का फार्मूला रिवाइज कर लें अपने एग्जामिनेशन से पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट जो यूनिट आपका है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले एक चैप्टर मैं छोड़ा हूँ जो कि है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसका एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे उसको मैं बता दूंगा। क्योंकि उसमें थ्योरम्स है, कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूं। तो अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका ये टोटल 6 मार्क्स का इससे पूछा जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। ये ध्यान से फार्मूले अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो ये चैप्टर आप जरूर लगा के आ जाएंगे पूरा। पहला फार्मूला इसमें यूज होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे दो कोई पॉइंट है, ये 2 पॉइंट दे दे, इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछे और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1 x2 y1 x2 y2। आप ग्राफ पढ़े होंगे कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट इसे बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, और इसे फोर्थ बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे बेसिस होता है। तो ये आपको जानना है किसमें प्लस प्लस होता है किसमें माइनस, तो इसे आप पढ़ लेंगे। मैं फार्मूला यहाँ पे बता दूँ, 2 पॉइंट जो है इनके बीच का अगर डिस्टेंस पूछा जाए, अगर इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो, तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डी इक्वल्स टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। फार्मूला याद करने का बेस्ट तरीका होता है, आपको बार बार उसे कई बार लिख लिख के याद करेंगे। केवल आप देखोगे याद नहीं होगा, उसे बार बार लिखना होता है, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये क्या है, मिड पॉइंट। जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंड पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर रेशियो की बात करें तो 1:1 के रेशियो में। तो इस कंडीशन में मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं अब, मिड पॉइंट। अगला जो होता है सेक्शन फार्मूला, इसे बोलते हैं। आपके क्लास 10th लेवल में सिर्फ इंटरनली पढ़ना है, ठीक है। इंटरनली के लिए ही आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए 2 आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन लाइन को ड्रॉ कर दिया गया। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई एक ऐसा पॉइंट सी आ गया जिसको, जो इस लाइन को m1 m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इंटरनली की बात हो रही है। इंटरनली मतलब ये जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिला दिए, सी क्या कर रहा है, इस लाइन पे इसको डिवाइड कर रहा है m1 m2 के रेशियो में। तो क्या होगा, सी के कोऑर्डिनेट होगा सी एक्स वाई, यानी ये भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई। एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
याद कर लेंगे फार्मूला m1x2 प्लस m2x1, कई जगह यहाँ पे m लेता है और n लेता है, तो mx2 प्लस nx1 हो जाएगा, लेकिन m1 m2 लिए हैं तो m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। और दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 माइनस m2। अगर यही एक्सटर्नली की बात करता तो प्लस जहाँ जाए वहाँ पे क्या हो जाता माइनस, लेकिन आपके इस 10th में सिर्फ यही फार्मूला पढ़ना है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3 दे रखे हों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1, बड़ा ब्रैकेट होगा x1, फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अगर इफ़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज जीरो देन गिवन पॉइंट्स और कोलिनियर। कभी कभी आपको एक 3 पॉइंट्स दे देते हैं और आपको प्रूफ करना होता है कि प्रूफ कीजिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट, मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट रहेगा, कहेगा प्रूफ करिए कि कोलिनियर है, तो आपको इसी में रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाएगा, तो बोल देंगे कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि अगर कुछ भी अगर एरिया छोटा सा ही होगा तो उसका एरिया कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो ऐसा कंडीशन तभी बनेगा जब वो तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट रिप्रेजेंट हो। तो ये कोलिनियर का लिए आप यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा तो बोल देंगे कि वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। एक कॉन्सेप्ट और है 5वां, जिसे बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे तीनों के जो बाइसेक्टर्स हैं, तीनों एंगल के बाइसेक्टर मान लीजिए यहाँ पे मीट कर रहे हैं जहाँ पे, इसे बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। कभी अगर क्वेश्चन में ज़रूरत आए इस फार्मूले का तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये टोटल आपके चैप्टर नंबर 7 का फार्मूला था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट जो आपका एक चैप्टर आ रहा है वो है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री से टोटल 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री से है कितने नंबर का है, 5 नंबर का आने वाला है। क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, तो टोटल आपके इस फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री से आएगा और वो 5 नंबर का आएगा। तो टिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम टी रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही कैलकुलेट होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया गया है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये चेंज होता रहता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने होगा। बेस और परपेंडिकुलर थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आपका थीटा इसे मान रहे हो तो थीटा के जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। सपोज अगर थीटा यहाँ पे हो जाता तो ये आपका हो जाता बेस, ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता है, ठीक है। तो एच तो 90 के सामने होगा, लेकिन थीटा के जस्ट सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी जो होगा बेस। तो यहाँ पे पी एच बी का मतलब क्या है, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर और सी मतलब हाइपोटेन्यूज। तो टी रेशियो याद करने का एक ट्रिक होता है जिसे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, P/B/H/B, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, या कई लोग हर हर बोल लिखते हैं। तो वो आपके याद करने का तरीका ट्रिक है ये, पंडित बद्री प्रसाद P/B/H/B SCT/CSC, यानी साइन कॉस टेन होता है, कोसेक सेक कॉट। आपको सिर्फ 3 रेशियो याद करना है, बाकी 3 रेशियो इसी के क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसे आप लिखेंगे, पहला लेंगे रेशियो साइन। ए थीटा के जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन अल्फा हो सकता है, साइन बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल शो करता है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद है, बाकी 3 रेशियोज होते हैं इसी का उल्टा, क्योंकि आपको पता है टोटल 6 रेशियोज होते हैं। तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर,
कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो एच बाई बी हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा बी बाई क्या हो जाएगा पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपके टी रेशियो हैं, टोटल 6 होते हैं। अब इसके अलावा एक थ्योरम आपको याद होना चाहिए जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसे भी याद रख लेंगे आप। अब हम अगला जो थर्ड है रेसिप्रोकल रिलेशन इन टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है उसे हम देखेंगे यहाँ पे। पहला फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। जितना भी बताया जा रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसे नोट करके याद बार बार आप जरूर 2-3 बार रिवाइज करके जाएं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का होता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा का पूछेगा तो बताएंगे 1/कॉस थीटा। टेन थीटा की जगह पे 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह पे 1/टेन थीटा। इसके अतिरिक्त दो और फार्मूले हैं, ये आपके हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस चैप्टर में फार्मूला ज़्यादा याद होना चाहिए क्योंकि फार्मूले बेसिस क्वेश्चन ही आते हैं, तो बार बार लिखिए और याद करके ज़रूर जाए। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है, किसी वेरिएबल के लिए किसी फंक्शन का वह मान जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो इक्वल, उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको 3 आइडेंटिटीज यूज करना है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो बातल इससे आप चाहें तो 3-4 फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। खासकर पहली आइडेंटिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे जो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें आपको 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज कम से कम लर्न होने चाहिए। बाकी आप अष्टक रूल के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं कि जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसमें वैल्यूज क्या क्या होते हैं। ए बी, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है कि इसको ट्रिक याद करने का क्या है, चाहे तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करेंगे तो ये एंगल हो गया, मतलब साइन कोस्टेन, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, इतना आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो हम बात करेंगे साइन। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होता है 1। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस, इसी को रिवर्स में रख दीजिए, कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 होगा √3/2, कॉस 45 होगा 1/√2, 60 की वैल्यू होगा 1/2, 90 हो जाएगा 0। टेन की बात करें तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे टेन निकल जाएगा, 0/1 0 आएगा, 1/2 √3/2 से 2 कटेगा तो 1/√3। टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 की वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, क्योंकि 1 में 0 से डिवाइड करेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में ही कि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड हम करेंगे तो नॉट डिफाइन मिलेगा। अब 10 अगर याद हो गया, 10 का जस्ट उल्टा होता है कॉट। कॉट 0 की वैल्यू होता है नॉट रिफाइन, 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3, और 90 की वैल्यू हो जाएगा 0। अब बचा कोसेक और सेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब अपोजिट निकालेंगे कोसेक 45 की वैल्यू √3, 60 की वैल्यू 2/√3, और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो या तो इसे ही रिवर्स लिखिए या तो कॉस का उल्टा करिए, सेक मिलेगा। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, 45 की वैल्यू √2, 60 की वैल्यू होता है 2, और 90 की वैल्यू होता है नॉट रिफाइन। ये जो लिखा गया है रेडियन में वैल्यू है, अगर किसी भी
अगर कोई भी आपको एंगल दिया है रेडियन में, अगर उसकी वैल्यू पूछ देता है, वैसे पूछेगा नहीं, आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं किसी भी वैल्यू को आपको रेडियन बदलना है तो पाई बाई 180 से जीरो। तो अगर जीरो को कहा रेडियन बदलने के लिए तो जीरो का वैल्यू तो जीरो ही आ गया। अगर सपोज 30 डिग्री को कहता है तो 30 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। तो 3 6 जा 80, यही रीजन है कि पाई बाई क्या आ गया 6। तो किसी भी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में एक फार्मूला और छूट रहा है जिसे हम कहते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं? ASTC रूल। ASTC रूल क्या है आपका? जैसे आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखते हो? कॉस थीटा। फिर आपसे पूछा जाता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लिखते हो साइन थीटा। तो ये अष्टक रूल से बेस्ड फार्मूले होता है। तो इस फार्मूले का भी एक मैंने ऑलरेडी पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ अष्टक रूल पूरा विस्तृत में, उस वीडियो को आप देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए अष्टक रूल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसको ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आपका है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में आपके दो चैप्टर्स हैं, लेकिन टर्म 1 में आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि चैप्टर नंबर 12 है NCERT के अकॉर्डिंग, इससे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सर्कल है, सर्कल में जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसे डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर का हाफ जो होता है रेडियस, और ये जो पूरा ये रोटेट हुआ इसे बोलते हैं पेरीमीटर या सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये पूरा जो भाग होता है इसे पेरीमीटर भी बोला जाता है और सर्कमफरेंस। तो D इक्वल्स टू 2R, क्योंकि आप जिस प्रकार से R इधर है इधर भी तो R है, तो D का फार्मूला होता है 2R। हमें हमेशा R की ज़रूरत होती है, अगर D दे दिया हो क्वेश्चन में तो D/2, D को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला इसमें यूज होगा पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। थर्ड फार्मूला होता है यूज एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr²। क्या होता है? πr²। सेमी सर्कल की बात करेगा अगर तो πr²/2, यानी ये पूरे सर्कल का बात हुआ, सेमी सर्कल कहेगा तो πr²/2। नेक्स्ट जो आता है आपके चैप्टर में पूछा यही जाएगा सेक्टर और सेगमेंट का। इस चैप्टर में सेक्टर और सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो देखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर होता क्या है ये भी शॉर्ट में समझ लेते हैं, कि जो किसी सर्कल में करस्पॉन्डिंग आर्क और रेडियस के बीच में जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। किसी भी सर्कल में दो सेक्टर्स होते हैं, पहले को बोलते हैं माइनर सेक्टर, मतलब जो छोटा वाला होगा, छोटा पार्ट है, देखिए तो छोटा ही ना है, तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ऊपर जो बनेगा उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो दोनों सेक्टर के एरिया निकालने का सेम फार्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू πr²। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल है, एंगल बनाएगा दोनों रेडियस के बीच में। आर क्या है? रेडियस। तो अगर मान लो आपसे यहाँ पे माइनर सेक्टर कहेगा तो ए वाला एंगल लोगे, और मेजर सेक्टर जब कह देगा तो आपको ऊपर वाला एंगल लेना रहेगा, लेकिन फार्मूला आपको यही सेम निकालना होगा। तो आई होप आपको सेक्टर से रिलेटेड टर्म समझ आ गया होगा। अब सेक्टर के बाद से आता है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है, पांचवा फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो इसे समझते हैं इमेज के द्वारा। देखिए यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बना है, और सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है? किसी आर्क और कॉर्ड के बीच में। तो ये आपका क्या है? कॉर्ड है। क्या है आपका? कॉर्ड। तो कॉर्ड ए लिया गया है, और फिर आपका क्या है? ये आपका आर्क है। तो ये जो बना हुआ है, मैंने जो लाइनिंग किया है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलोगे हम? माइनर सेगमेंट। तो अगर हम इस एरिया का रीजन निकालना है, तो दूसरा फार्मूला तो ऐसा कहीं है नहीं कि किसी पार्ट का हम निकाल पाएँ, ऐसा नहीं फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, यही निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालोगे, ये पूरा एरिया निकलेगा, मतलब ये इसके नीचे पूरा ये वाला पूरा एरिया निकलेगा। तो इस पूरे एरिया में से एरिया ऑफ जब ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो यही लिखा गया एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो लर्न होने चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन में देगा भी, अगर पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया हो तो आप क्या लेंगे? 22/7, या तो किसी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि आपको क्या लेना है? 3.14।
√3 की वैल्यू होता है 1.73, या क्वेश्चन में आपका दे सकता है कि 1.73 ही यूज करिए, और √3 की वैल्यू 1.41 या कहीं कहीं 1.414 यूज करने के लिए कहेगा। इसके अतिरिक्त दो फार्मूले हैं जो आप याद रखेंगे। पहला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद से जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, ये सारे आपको इस चैप्टर में फार्मूले यूज होगा जो आपको लर्न होने चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आपके टर्म 1 से बचा है, जो कि है प्रोबेबिलिटी, तो उसे भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 15 है। हो सकता है RS अग्रवाल या किसी और बुक में अलग हो, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 50 है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, फार्मूले से मतलब है। प्रोबेबिलिटी आपके 3 नंबर का आएगा आपके एग्जामिनेशन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना से होता है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हम किसी कॉइन को फेंक रहे हैं तो कितना हेड आ सकता है, कितनी टेल आ सकते हैं, तो इसे बोलेंगे इवेंट बोलेंगे। जैसे हम किसी बैग से 4-5 कोई आपके बैग में बॉल रखा है, उस बॉल निकाल रहे हैं उस बैग से, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे उसमें 2 कलर के आपके होंगे, रेड बॉल और वाइट बॉल, तो निकालेंगे तो कितना रेड आ सकता है, कितना आपका वाइट आ सकता है, तो इसे बोलेंगे इवेंट। कोई वर्क इस तरीके का करते हैं तो इवेंट बोलते हैं। तो वही फार्मूला पहला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फार्मूला होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पीई, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पीई से। दूसरा जो फार्मूला इसमें यूज होगा, इसे हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। टोटल नंबर ऑफ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है 1, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। जैसे इसे हम कह सकते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वस टू 1, पी नॉट ई कहते हैं। पी नॉट, पी ई तो समझ रहे हैं किसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो को पी ई से डिनोट करते हैं, और पी नॉट ई का मतलब क्या है, इवेंट विल नॉट अकर, यानी कि इवेंट नहीं होने का के लिए पी ई से। कहीं कहीं पे इसको पी और ई डैश से भी रिप्रेजेंट कर देता है, कहीं कहीं पे आप इसे देखेंगे पी ई डैश से भी रिप्रेजेंट कर देगा, या पी ई नॉट से, तो आप दोनों समझ जाएंगे। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इसे ही बोलते हैं पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वस टू 1। जैसे मान लो आपको एक क्वाइन दिया गया है, क्वाइन को एक बार टॉस करना है, तो एक बार टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आ जाएगा, टेल। तो आपसे पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी एक बार हेड करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल, इन दोनों में से यानी टोटल क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, मतलब या तो हेड या तो टेल। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, 2 हो गया, और हेड के लिए पूछ रहा है तो मैक्सिमम एक ही बार तो हेड आ सकता है जब एक ही बार टॉस करोगे, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पीई। क्या हो जाएगा, पीई इक्वस टू 1/2, यानी किसी सिक्के को टॉस कर रहे हैं तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये था आपके टर्म 1 से रिलेटेड सारे चैप्टर जो जो आ रहे हैं, उसमें सारे फार्मूले हमने रिवाइज कर लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट, अपनी लाइक्स ज़रूर दे के बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आप सुझाव हो तो ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।